हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के बारे में, जिसमें कि मुझे एक अच्छा खासा भी स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है। बट इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये एक स्मॉल कैप स्टॉक और हाईली रिस्की स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है वो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, ये जो स्टॉक है इसके आरओई अगर हम लोग एफडी रेट से कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर डेटा सफिशिएंट नहीं है ये कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पर डिविडेंड भी अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है इनसफिशिएंट डेटा होने की वजह से। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो फिर दिस इज़ गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, बिकॉज अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है और इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। अभी काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैं इस स्टॉक की एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से तो फिर हम लोग ये पैरामीटर क्यों देखते हैं। ये पैरामीटर देखना इसके लिए ज़रूरी है बिकॉज इससे ये पता पड़ता है कि स्टॉक कितना रिस्की है और आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि स्टॉक में पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज कई बार मैं भी ना अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन पैरामीटर्स के ऊपर ही जा करके लेता हूँ कि स्टॉक कितना रिस्की है। अगर कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है तो मैं उसमें पोजीशन नहीं बनाता हूँ, और मैं ऐसा देखता भी हूँ कि वो स्टॉक मेरे सामने 10%, 15%, यहाँ के 20%, 25% ऊपर भी भाग जाते हैं। गाइस, सो इट डिपेंड्स, बिकॉज अगर कोई भी हाईली रिस्की स्टॉक है और अगर वो एक ही डायरेक्शन में वन साइडेड मूव देता हुआ जा रहा है ऊपर तक, तो फिर उसमें इतना रिस्क भी है कि अगर वो नीचे गिरेगा तो फिर उतनी तेज़ वो नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो फिर ये सारे पैरामीटर्स देखना पड़ते हैं कि इस स्टॉक की भी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और अभी बाकी के इसमें जो पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं नोटिस करने के लिए। ठीक है, यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि इस स्टॉक को कोई भी एनालिस्ट कवर नहीं करता है अपनी रिसर्च में। दोस्तों, हम बात आती है इस स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस की, तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि जो अभी करंट वीक चल रहा है इसमें सिर्फ 2 दिन हुए हैं और ये 2 दिन के अंदर अभी 11% अप अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हालांकि मुझे स्टॉक आपसे पहले ही शेयर करना था बट कभी कभी मैं लेज़ी हो जाता हूँ यूट्यूब के लिए, सो पार्डन मी, और इसके लिए मैंने ये स्टॉक आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, बट अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसका एक मंथ का डेटा देखेंगे तो फिर एक मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 6% के रिटर्न्स दे चुका है ये, और पिछले 3 महीने में और ईल्ड टू डेट में अगर आप देखोगे तो फिर इस स्टॉक ने कोई भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ठीक है, बट पिछले 1 साल में ये स्टॉक यहाँ पर हम लोगों को 120% रिटर्न्स बना करके दे चुका है। 3 साल का डेटा कैलकुलेट करने के लिए इसकी लिस्टिंग इतनी पुरानी नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों को 3 साल का डेटा देखने को मिले। सो इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे जाकर तो फिर वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोग देखने को ये मिलेगा कि इस स्टॉक में आज जो डिलीवरी परसेंट है वो ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ठीक है, 33% है, और कल का डिलीवरी अगर आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पर डिलीवरेबल वॉल्यूम तो फिर ये यहाँ पर 38% है, और एक वीक का इसका जो एवरेज है अभी वो है अराउंड 37%, और एक मंथ का इसका एवरेज है वो है 38%, जो कि एक एवरेज है, बुरा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस स्टॉक में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर तक यहाँ पर 74% के आसपास थी, जो कि अभी रिड्यूस होकर के हो गई है यहाँ पर 58.89%। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर एफ का डेटा देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज से इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है, मतलब एफ इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के डी का डेटा देखेंगे तो फिर डी के डेटा में भी हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर ये जो निफ्टी 50 है ना, यहाँ पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर फॉर्म होती है। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि निफ्टी ने ना इतने बड़े सीधे डाउनफॉल के बाद में एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एक बड़ी रैली दी हुई है। सो मे बी निफ्टी यहाँ पर या तो कंसोलिडेट करे, ठीक है, या तो निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है और पुल बैक लेने के बाद में फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, या फिर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी हम लोगों को दिखा सकता है। सो मैं आप लोगों से इसके लिए कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाना तो उसमें थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना, और अपना जो पोजीशन साइज़ है ना वो कम ही रखना, बिकॉज ऐसा ना हो कि अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाए कहीं जा करके। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना और अपनी पोजीशन साइज़ है ना वो थोड़ा कम रखना। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट ऑफ फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। दोस्तों, अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर फेयरकेम ऑर्गेनिक्स का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक की जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड दिसंबर 2020 में ये लिस्ट हुआ है, और उसके बाद में अभी इस स्टॉक में ना हम लोगों को अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है जुलाई मंथ से, अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे, या फिर अगस्त मंथ से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस स्टॉक का ना नीचे सपोर्ट मार्क करूँगा तो फिर वो सपोर्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है,
एक सपोर्ट यहाँ पर बनता है कुछ इस तरह से। सो अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ तो फिर हम लोगों को ये सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ में हम लोग रेजिस्टेंस ऊपर मार्क करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक रेंज है जहाँ पर ये स्टॉक हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ महीनों से, और इसी के साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस लाइन ऊपर और बनती है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बनती है कुछ इस तरह से। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये स्टॉक सीधा यहाँ से ऊपर जाने के बाद में इस स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिले, बिकॉज इस स्टॉक में वापस से मुझे जान आती हुई दिखाई दे रही है। वो ऐसा इसके लिए है बिकॉज इस स्टॉक ने ना यहाँ पर अब डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर दिया और आज इसने इसकी नेकलाइन भी ब्रेक कर दी है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर वो पैटर्न है यहाँ पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पर इन्वर्स वाला, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इसका जो हेड है वो छोटा है, सो उसको अगर आप हेड एंड शोल्डर नहीं भी बोलोगे तो फिर कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर जो ये जो मुझे हेड एंड शोल्डर बनता दिखाई दे रहा है, बट स्टिल अगर आप लोग इस विक की वजह से मतलब ये जो यहाँ पर है वो हेड से बड़ी इसको कंसीडर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस था इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया और ये स्टॉक आज ही 4.25% अप है, और इसी के साथ में यहाँ पर आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मतलब जो इसका प्रीवियस डे का वॉल्यूम था उससे ज़्यादा है आज का वॉल्यूम। तो क्या अभी हम लोग इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं? हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, बट कैसे बना सकते हैं ना, या तो हम लोग आज का जो डे हाई है इसका हाई ब्रीच हो, मतलब हाई ब्रीच होने का मतलब ये 1 रुपये से इसका हाई ब्रीच हो जाए। जो इसका हाई बना है वो कितना बना है 1685 का, तो 1686 के आसपास हम लोग इसमें पोजीशन हम अपनी ट्रेड इसमें एक्टिवेट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर इसमें एक क्या काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 1 आवर चार्ट पर जाएंगे। 1 आवर चार्ट पर जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर पुल बैक लेता है, ठीक है, पुल बैक लेके फिर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर ये यहाँ से यहाँ पर इस वाली लाइन को कट कर देता है जैसे मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अपना टारगेट का रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे तो फिर मेरा इसमें जो टारगेट रहेगा, होल्ड ऑन, ठीक है, इसमें जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा। ये वाली जो लाइन है ना, स्टॉक यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये वाली लाइन आ रही है ना यहाँ तक, और अगर ये वाला स्टॉक इस वाली लाइन को ब्रीच कर देता तो फिर यहाँ पर ये पहुँच ही जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा जो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। फिर ऊपर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक यहाँ पर किस तरह से कंसोलिडेट करता है या फिर क्या पैटर्न बनाता है ब्रेकआउट देने से पहले अप साइड में। बट वो बात की बात है, अपने जो फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो हम लोग नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट है तो फिर आप लोग 1:2 का स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब डिपेंड करता है, कोई स्टॉप लॉस इस वाली लाइन यहाँ पे स्विंग के नीचे लेगा, इस वाले स्विंग लो के नीचे, ठीक है। कौन से वाले स्विंग लो के नीचे? इस वाले स्विंग लो के नीचे। कोई स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग लो के नीचे लेगा, कोई इस वाले स्विंग लो के नीचे लेगा जा करके। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट कि आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लेते हो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि निफ्टी में अगर थोड़ा भी करेक्शन आया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि निफ्टी में अगर अभी इस लेवल से थोड़ा भी करेक्शन देखने को मिला या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला या फिर कोई भी पैटर्न बनता है निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी ने 1 साइडेड रैली दी हुई है, ठीक है। सो अपना स्टॉप लॉस ऐसा रखना कि स्टॉप लॉस जल्दी आपका हिट ना हो जा करके, ठीक है। और अपनी पोजीशन साइज को थोड़ा कम रखना, लेकिन मेरी तरफ से अभी भी इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड प्रॉफिटेबल सेशंस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।